हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है बिजनेस एनवायरनमेंट की। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट स्पेशली बीबीए के बच्चों के लिए, एमबीए के बच्चों के लिए या बीकॉम एमकॉम के बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनको बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ना है उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो इसमें हम चैप्टर 1 डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कि था आपका नेचर एंड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, जिसमें हमने समझा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, वो कितने तरह का होता है, ये सारी चीजें हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करेंगे और कितने तरह का इकोनॉमिक सिस्टम होता है, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ही बताता है कि हमारी कंट्री कैसी है या हमारी कंट्री की क्या सिचुएशन है, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक है, मतलब इकोनॉमी में जो पॉलिसीज, जो रूल्स रेगुलेशंस चल रहे होते हैं, जो फॉलो किए जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब नॉर्म से है, प्रिंसिपल से है, रूल से है, जो कि गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप एमंग पीपल में इकोनॉमी को ऐड करने के लिए बनाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो भी नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स और रूल्स हैं वो सब इकोनॉमिक सिस्टम में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिससे कंट्रीज क्या करती है और गवर्नमेंट अपनी रिसोर्सेज और गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है या ट्रेड करती है। ठीक है, तो मतलब हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ही बताता है कि हमें किस तरह का बिजनेस करना है या किस चीज का बिजनेस हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज अ मेजर एलिमेंट ऑफ कंट्रीज ग्रोथ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इकोनॉमिक सिस्टम हमारा एक मेजर एलिमेंट होता है जो कि ये डिफाइन करता है कि कंट्री की ग्रोथ कैसी होगी या हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा। ठीक है, तो कंट्रीज विथ वेल डेवलप्ड इकोनॉमिक सिस्टम, तो ऐसी कंट्रीज जिनका वेल डेवलप्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता है उनकी हायर अर्निंग्स होती है, उनका बेटर लिविंग स्टैंडर्ड होता है एज कंपेयर टू वो कंट्रीज जिनका लेस डेवलप्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता है। ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारी कंट्री की ग्रोथ, ये सब इकोनॉमिक सिस्टम पे ही निर्भर करती है। जितना अच्छा इकोनॉमिक सिस्टम होगा उतना ज्यादा हमारी कंट्री डेवलप होगी, उतना ज्यादा हमारा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप्स की। तो इकोनॉमिक सिस्टम हमारे 3 तरह के होते हैं। एक आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है जिसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, दूसरा आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है और तीसरा हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। ठीक है, तो अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। ठीक है, तो अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को शॉर्ट में समझना चाहें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, हर आदमी फ्री होता है, जिसको जो मन करे वो उस तरह का बिजनेस कर सकता है। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पूरा प्राइवेट ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस नहीं होता। अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को शॉर्ट में समझे तो सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर फुल कंट्रोल गवर्नमेंट के ऊपर होता है। ठीक है, बिना गवर्नमेंट के डिसीजन के आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो गवर्नमेंट कहेगी आप वही कर सकते हो। ठीक है, मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी में पूरा पब्लिक सेक्टर होता है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पूरा प्राइवेट ओनरशिप होती है। ठीक है, और अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर भी होता है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है, जैसा कि हमारी कंट्री में है कि हमारी कंट्री में हमें प्राइवेट सेक्टर भी दिखते हैं और पब्लिक सेक्टर भी दिखता है। ठीक है, चलिए और डिटेल में समझते हैं। तो अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो इसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं और ये फर्स्ट फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम का। ठीक है, तो इन दिस इकोनॉमी प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द लेवल्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो इस इकोनॉमी में जो गुड्स या सर्विसेज की प्राइस है वो उसकी सप्लाई या डिमांड पे डिटरमाइन करता है। ठीक है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट उसका प्राइस नहीं निर्धारित करती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। अंडर दिस सिस्टम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस विल बी मिनिमम। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत नाम मात्र का होता है, मिनिमम होता है, एंड कैन बी टर्म्ड एज लेजर फेयर सिस्टम। और इस सिस्टम को, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, हम लेजर फेयर सिस्टम भी कह सकते हैं। तो लेजर फेयर सिस्टम क्या होता है, जहां पर फ्रीडम होता है आपको हर चीज करने का, तो वही सिस्टम आपका लेजर फेयर सिस्टम कहलाता है। तो यही होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का प्राइस उसकी सप्लाई या डिमांड पे निर्भर करता है, उसको गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अनुसार नहीं रख सकती। ठीक है, मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन व्हाट इज प्रोड्यूस। यहाँ पर मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं कि उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और उस गुड्स या सर्विस का क्या प्राइस रखना है,
ये सब कुछ मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं, गवर्नमेंट इसको कुछ भी नहीं निर्धारित करती, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो रिफर टू एज फ्री इकोनॉमी, तो इसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, कैपिटलिज्म इकोनॉमी भी बोलते हैं और फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसके 3 नाम हैं। तो अगर हम बात करें तो यूएसए और जापान में जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर फ्री इकोनॉमी है, वहां पे पूरा प्राइवेट ओनरशिप है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से वो ज्यादा डेवलप्ड एक कंट्री है, क्योंकि वहां का क्या हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ज्यादा बेटर है और वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी अच्छा है एज कंपेयर टू हमारी कंट्री से, ठीक है। चलिए अब हम और इसके कुछ फीचर्स समझते हैं, मेन फीचर्स कैपिटलिज्म इकोनॉमी के। तो यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, यानी प्राइवेट ओनरशिप होती है। इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, सब कुछ प्राइवेट होता है, गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं होता, कोई भी रिसोर्सेज गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, जो जिसका मन करे वो उस तरह का बिजनेस कर सकता है, ठीक है। यहाँ का प्राइस मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर गुड्स की डिमांड या सप्लाई पे डिपेंड करता है कि उसकी प्राइस क्या रखा जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है और कहाँ प्रोड्यूस करना है। सब कुछ यहाँ पे सारे डिसीजन प्रोड्यूसर या मार्केट लेती है, यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। तो हमने पढ़ा है कि यहाँ पे सब कुछ फ्री है, तो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज है, हम जो चाहें उस तरह का बिजनेस कर सकते हैं, हम जैसा चाहें वैसा ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा प्रोफेशन कर सकते हैं, ठीक है। और हम अपनी रिसोर्सेज और एबिलिटी, अपनी स्किल्स को ध्यान में रख के हम कोई भी चीज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, तो जिसको जिस चीज में ज्यादा प्रॉफिट नजर आता है वो उस तरह का बिजनेस करने जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से एक ही बिजनेस के लिए लार्ज प्रोड्यूसर्स मिल जाते हैं, इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है एक ही कमोडिटी के लिए, ठीक है। यहाँ पर मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, यानी कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे मेन पर्पस होता है, सोशल वेलफेयर नहीं होता, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में टोटली प्राइवेट ओनरशिप होती है और हमें पता है कि प्राइवेट ओनरशिप का हमेशा मेन मोटिव मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन करना होता है, इनका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रोल ऑफ गवर्नमेंट लिमिटेड होता है, गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल लिमिटेड होता है, वो कहीं पे भी इंटरफेयर करने नहीं जाती इकोनॉमी के वर्किंग में, ठीक है। तो आई होप आपको इसका फीचर समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ मेरिट्स की बात करें तो यहाँ पे रिच वैरायटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज हमें मिलती है, क्योंकि हर आदमी अपने अनुसार गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकता है। प्रॉपर यूज होता है रिसोर्सेज का, ठीक है। प्रोडक्ट इफिशिएंट होता है, ऐसे प्रोडक्ट का यूज किया बनाया जाता है जिसको जो ज्यादा इफिशिएंटली प्रोड्यूस किया जा सके, क्योंकि हम खुद से चूज कर रहे हैं कि हमें किस चीज का प्रोडक्शन करना है या किस चीज का बिजनेस करना है। यहाँ पे ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होता है। एंटरप्रेन्योरशिप का ग्रोथ इसलिए होता है क्योंकि हर आदमी फ्री है, जो चाहे वो जिस तरह का बिजनेस कर सकता है, जो चाहे जिस तरह की फैक्ट्री खोल सकता है, किसी को कोई भी रोक टोक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये तो हमें पता ही है कि हमारी हमारे इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा है तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। इकोनॉमिक फ्रीडम यहाँ पे रहता है पीपल के ऊपर कि जिसको जो चाहे वो उस तरह का बिजनेस कर सकता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। और यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा मेन मोटिव होता है। ये भी एक इसकी मेरिट है, क्योंकि सीधी सी बात है जितना ज्यादा कैपिटल फॉर्म होगी उतना ज्यादा कंट्री का ग्रोथ हो पाएगा, डेवलपमेंट हो पाएगा। बिना कैपिटल के कंट्री का ग्रोथ नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब इसकी कुछ डीमेरिट्स भी देख लेते हैं। फायदे तो हमने इसके बहुत देख लिए। तो पहली डीमेरिट क्या कह रहा है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि सीधी सी बात है हर आदमी फ्री है, जो चाहे जैसा बिजनेस कर सकता है, ठीक है। जो जिसको जितना सैलरी देना चाहे दे सकता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो अगर हमने मान लीजिए ए और बी दो लोगों को एम्प्लॉय रखा है, तो ए हमारे पहचानने वाले हैं तो हम ए को ज्यादा अच्छी सैलरी देंगे उसी काम के लिए, बी को कम सैलरी देंगे उसी काम के लिए, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वेल्थ का, ठीक है, क्योंकि हम अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इसलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना कोई लेबर लॉ है, ना कोई लेबर वेलफेयर सोसाइटी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लेबर से काम कराया जाता है, ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश की जाती है कि उनसे इफिशियंट और बेस्ट पॉसिबल वे में वर्क कराया जाए, लेबर की कोई चिंता नहीं की जाती। तो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है लेबर पे। वेस्टफुल कंपटीशन होता है, मतलब कि हर आदमी
फ्री है, जो चाहे जिस तरह का बिजनेस कर सकता है, तो हर आदमी उसी चीज का बिजनेस करना चाहेगा जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। तो सब एक ही तरफ भागने लगेंगे, तो एक वेस्टफुल कंपटीशन होता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की जरूरत होती है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही प्रोडक्ट की ही हमें जरूरत हो, ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस फ्लक्चुएशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीधी सी बात है, जब आदमी अपने मन से बिजनेस चूज कर सकता है तो वो फ्लक्चुएट करता रहता है, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो, आज इसका बिजनेस कर रहा है, कल उसका बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की भी स्थिति आती है और बिजनेस में फ्लक्चुएशन भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिमेरिट्स थी कैपिटलिज्म इकोनॉमी की। अब हम समझते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी को, ठीक है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जहां पे प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती, केवल पब्लिक ओनरशिप होती है, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के अंदर में होता है, ठीक है। तो इन द 1840s a न्यू टाइप ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इमर्ज। तो 1840 में एक नई इकोनॉमिक थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक ने लिखा था। और उन्होंने एक न्यू और यूनिक कॉन्सेप्ट दिया इकोनॉमी का कंट्री को, जिसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था सोशलिस्ट इकोनॉमी का 1840s में, ठीक है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये एक तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, जो प्रोडक्शन करने के लिए हमें चीजों की जरूरत होती है, वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। जैसे कि लेबर हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गई, कैपिटल गुड्स हो गए, रॉ मटेरियल हो गए, ये सब क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके कंट्रोल में रहता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है, ठीक है। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड देयर इज अ लिटिल और नो एम्फेसिस ऑन प्रॉफिट और कंपटीशन। तो यहाँ पे हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, जबकि कैपिटलिज्म इकोनॉमी में मेन मोटिव हमारा क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना, ठीक है। तो गोल क्या है सोशलिस्ट इकोनॉमी का, कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर सके और सभी मेंबर्स, सोसाइटी के सभी मेंबर्स को जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके रिसोर्सेस, ठीक है, और सोशल वेलफेयर कर सके। तो अगर हम बात करें तो क्यूबा और नॉर्थ कोरिया में जो है सेंट्रलाइज सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो की जाती है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो सोशलिज्म इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे कलेक्टिव ओनरशिप होती है, मतलब यहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे कि लैंड, फैक्ट्री और मशीनरी, वो गवर्नमेंट के या स्टेट या कम्युनिटी के कंट्रोल में होती है, ठीक है। सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग अथॉरिटी बनाई जाती है यहाँ पे, जो कि पूरी प्लानिंग करती है कि इकोनॉमिक सिस्टम कैसे चलाया जाएगा, कितना हम जो है एजुकेशन में डालेंगे, कितना हम हेल्थ सेक्टर में डालेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें एक सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग कम्युनिटी बनती है और वो डिसाइड करती है, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसको कौन सी रिसोर्स कैसे देना है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है, यहाँ पे पब्लिक ओनरशिप भी होती है, तो इसलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। यहाँ पे अब्सेंस ऑफ मार्केट फोर्सेस का अब्सेंस रहता है, क्योंकि मार्केट कुछ भी नहीं डिसाइड कर सकती। यहाँ पर मेन मोटिव क्या होता है, वेलफेयर ऑफ पीपल। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव हमारा कोई प्राइस मैकेनिज्म नहीं है। तो प्राइसिंग स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग या फिर हमारा जो प्लानिंग कमीशन है वो डिसाइड करता है कि किस चीज की क्या प्राइस रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम इसकी मेरिट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज या इक्वालिटी की बात की जाती है, यहाँ पर सोशल वेलफेयर की बात की जाती है, यहाँ पर गवर्नमेंट का ग्रेटर कंट्रोल होता है, ठीक है। मतलब इसका जस्ट अपोजिट है कैपिटलिज्म में, वहां पे अनइक्वल होता है, वहां पे प्रॉफिट मोटिव है, वहां पे मार्केट का फुल कंट्रोल होता है, ठीक है। चलिए अब कुछ डिमेरिट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे इनोवेशन नहीं हो सकता, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। गवर्नमेंट जैसा कहेगी हमें वैसे बिजनेस चलाना होगा, हम अपना कोई भी दिमाग नहीं लगा सकते, ना ही कोई इनोवेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड इंडिविजुअल फ्रीडम। तो लिमिट तो कर ही दिया है, क्योंकि हम अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकते, जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसी तरह का हम काम कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, जबकि हमारा मेन मोटिव यहाँ पे सोशल वेलफेयर है। इस वजह से और बिना प्रॉफिट के, बिना कैपिटल के हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो लिमिटेशन है वो क्या है, शॉर्टेजेस। तो यहाँ पे प्राइस कंट्रोल और स्टेट ओनरशिप होती है, तो गुड्स और सर्विसेज की कभी कभी शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जितना कहेगी हम उतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। गवर्नमेंट रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगी, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी, तभी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे शॉर्टेजेस भी फेस करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की, जो कि हमारी करंटली इंडिया में चल रही है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो ये ऐसा सिस्टम है जो कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को मिक्स कर लेता है, यानी यहाँ पे हमें प्राइवेट ओनरशिप भी मिलती है और पब्लिक ओनरशिप भी मिलती है,
बोथ प्राइवेट इंटरप्राइजेस और पब्लिक इंटरप्राइजेस होती है यहाँ पे, ठीक है। तो मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमीज इम्प्लीमेंटेड अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, तो ऐसी कौन सी है? ऑल वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो भी हैं सब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करती हैं। चलिए अब कुछ मेन फीचर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे सभी सेक्टर्स को एग्जिस्ट करते हैं। पहला फीचर है इसका, यहाँ पे एक ज्वाइंट सेक्टर भी होता है जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज का एटलीस्ट 51% ओनरशिप लेती है, उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर, ठीक है। यहाँ पर एक कोऑपरेटिव सेक्टर भी होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, जो कि क्या करता है? अदर सेक्टर्स को कोऑपरेट करता है, ठीक है। द मेन एम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस सेक्टर इज सो दैट द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जैसे कि वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर, डेयरी इंडस्ट्री, इन सबको कोऑपरेशन प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ये कोऑपरेटिव सेक्टर। यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी वी हैव अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, तो जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, उसी तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी में भी एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है। यहाँ पर भी हमारा मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर करना। वन ऑफ द मेन एम ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज सोशल वेलफेयर। इट एम्स टू रिड्यूस द वेल्थ गैप इन द कंट्री एंड फाइट द इनइक्वालिटीज ऑफ आवर सोसाइटी। तो इनका एम क्या होता है? वेल्थ गैप को कम करना, ठीक है, और इनइक्वालिटीज को कम करना। चलिए अब कुछ मेरिट्स देख लेते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो मिक्स्ड इकोनॉमी की पहली मेरिट क्या है कि यहाँ पे फ्रीडम दिया जाता है, मतलब यहाँ पे पब्लिक ओनरशिप भी हो सकती है और प्राइवेट ओनरशिप भी हो सकती है, तो इसका मतलब है कि हम कुछ हद तक फ्रीडम दे रहे हैं। अब बात करते हैं वेलफेयर की। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है सिटीजन वेलफेयर का काम करती है, वर्कर्स वेलफेयर का काम करती है, उनको हाउसिंग प्रोवाइड करती है, वेजेस मिनिमम प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। रिसोर्स एलोकेशन की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अलाउ करता है कि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें रिसोर्सेस का, ठीक है। चलिए अब कुछ हम डीमेरिट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे डीमेरिट्स क्या है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में हमें इनएफिशिएंसी का सामना करना पड़ता है, मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर जो है वो अंडर परफॉर्म करता है डिस्क्रिमिनेशन की वजह से या करप्शन की वजह से या प्रोसेसिंग डिले होने की वजह से, ठीक है। तो एक्सेसिव कंट्रोल की वजह से प्राइवेट सेक्टर की परफॉर्मेंस हिंडर कर जाती है। प्राइवेट इंटरप्राइजेस को भी फेस करना पड़ता है ये नेशनलाइजेशन, ठीक है। तो इसीलिए इनएफिशिएंसी का सामना कभी कभी करना पड़ता है और इनएफेक्टिवनेस भी होती है, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब एडवर्सली अफेक्ट करेगा प्राइवेट एंटरप्राइज हमारी डेवलपमेंट को, हमारी अपॉर्चुनिटीज को, तो उसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अपने मन से कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर अपने मन से कर रहा है, ठीक है। तो इनएफिशिएंसी के भी चांसेस होते हैं और इनएफेक्टिवनेस के भी चांसेस होते हैं। तो आई होप आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी तीनों समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक सिस्टम। तो अगर हम इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा कॉलोनियल पीरियड, जिसको हम औपनिवेशिक काल कहते हैं। तो अगर हम कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी ड्यू टू इट्स हिस्ट्री एज अ ट्रेडिंग जोन, क्योंकि हमारी हिस्ट्री है कि हम ट्रेडिंग जोन है हमारा, हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करते हैं अपनी कंट्री में, तो वहां पे स्टेटस क्या हुआ था कि अचानक हमारी जीडीपी ग्रो करने लगी थी फ्रॉम 125.7 बिलियन टू $213.7 बिलियन बिटवीन 1850 टू 1947। 1850 से लेके 1947 के अंदर हमारी जो जीडीपी थी वो अचानक ग्रो कर गई थी। किस लिए? इंडियन इकोनॉमी रिप्रेजेंटेड अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ ग्लोबल जीडीपी, क्योंकि हम ग्लोबल जीडीपी में स्मॉलर प्रोपोर्शन ही लगाते थे जब ब्रिटिश रूल खत्म हुआ था, ठीक है। तो इस जब कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो यहाँ पे हम जो है काफी हम अपने ही देश में रह के ट्रेडिंग करते थे, बाहर से कुछ भी ट्रेडिंग नहीं करते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस पीरियड की, यानी कि जब हमारे इंडिपेंडेंस हो गए थे। तो अगर हम तब की बात करें तो ब्रिटेन 1947 से इंडिया एडॉप्टेड अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, जिसको हम कहते हैं कमांड इकोनॉमी। द गवर्नमेंट मेड मोस्ट इकोनॉमिक डिसीजंस विद अ फोकस ऑन डेवलपिंग हैवी इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट ने ज्यादा फोकस उस समय किस पे किया था? हैवी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो इकोनॉमी आई वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की सिचुएशन आई। तो इन 1991 इंडिया बिगेन टू लूजन इट्स इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस। इंडिया अपने इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस को लूज करने लगी थी कोल्ड वॉर के बाद, एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी हो गई थी, ठीक है। बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई थी, फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया था इंडिया के पास, ठीक है।
तो दिस लीड टू एन इंक्रीज इन लिबरलाइजेशन एंड ग्रोथ इन अ प्राइवेट सेक्टर। तो उसके बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, जिसको हम इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं 1991 के, जहां पे हमारे 3 कॉन्सेप्ट आए, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। ठीक है, जो कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को काफी ज्यादा ग्रो कराए। ठीक है, तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इन इंडियाज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अगर हम इंडिया के मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे हमें पता ही है कि प्राइवेट सेक्टर भी होता है और हमारा पब्लिक सेक्टर भी होता है। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, वो गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस को, प्राइवेट सेक्टर वेयर एज गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेस मेक अप द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटली ओन्ड होता है और पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंटली ओन्ड होता है, ये हमें पता ही है। आगे हम देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है इंडस्ट्रीज जैसे कि सर्विस इंडस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, अपने नेशन के डेवलपमेंट के लिए। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो क्या करता है, वो क्रूशियल डिलीवरी करता है नेसेसिटीज की, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, वेलफेयर हो गया। एडिशनली द पब्लिक सेक्टर इज एसेंशियल टू क्रिटिकल इंडस्ट्रीज, और कुछ इंडस्ट्रीज के लिए हमारे पास पब्लिक सेक्टर का होना जरूरी है, जैसे कि रेल हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गई, डिफेंस हो गया, क्योंकि वहां पे पब्लिक सेक्टर जब आ जाएगा तो काफी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब बड़े स्तर का काम होता है तो वहां पे पब्लिक सेक्टर की जरूरत होती है। इनफैक्ट ऐसे बिजनेस या ऐसे काम जहां पर सोशल वेलफेयर जरूरी होता है तो वहां पे पब्लिक सेक्टर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं मेन एम होता है। ठीक है, कहीं कहीं सोशल वेलफेयर भी जरूरी होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगी, जिसका नाम है कॉमर्स बाय हर्षिता। तो वहां पे जाके आप इस वीडियो को इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब हम कुछ थॉट्स की बात करते हैं आज के। तो अगर हम थॉट की बात करें तो दृढ़ निश्चय और अटल संकल्प से ही सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम फर्म कन्विक्शन और अनअवेयरिंग डिटर्मिनेशन ले तो हम किसी भी ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर सकते हैं। अगर हमारा निश्चय दृढ़ है और अटल संकल्प है तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। चलिए, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।